हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक के लेक्चर में आ जाइए। हम लोग देखिए रोटेटिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे वोल्टेज हो गई, करंट हो गई, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। लेकिन जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में रोटेट करेंगी या एंगल इनका बदलेगा लगातार, या कहें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रही है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से वेक्टर नोटेशन में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे पिछले लेक्चर में। Consider a vector v of constant magnitude v naught rotating in the positive sense or anti-clockwise with uniform angular velocity omega. The representation of vector v in the complex plane will be just जैसे ये रिप्रेजेंटेशन वेक्टर r का हुआ है, एग्जैक्ट वही रिप्रेजेंटेशन इस वेक्टर का भी होगा। ठीक है, वेक्टर v इक्वल टू v नॉट e टू द पावर j ओमेगा t। ठीक है, एग्जैक्ट वही रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा। देखो वेक्टर आर का जो रिप्रेजेंटेशन जैसे हुआ है, इसका रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे जो पोर्शन आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, फिर इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया। वैसा ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी होगा। ठीक है, देखिए थीटा की जगह पे ओमेगा टी हुआ है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह से होती है। हियर आप इसको लिख सकते हैं, हियर ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन जो होती है, जिस प्लेन में वो वेक्टर रोटेट कर रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। ठीक है, इतनी बात हुई थी हमारी। ठीक है, सिमिलरली आर हियर, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो पीछे कोई इक्वेशन हमने ली है कि नहीं, कंसीडर की है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, नहीं की है। ठीक है, हियर द रियल पार्ट of vector v is v naught cos omega t and imaginary part is v naught sin omega t। कुछ इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द साइनोसाइडल एंड कोसाइनोसाइडल वोल्टेज। साइनोसाइडल एंड कोसाइनोसाइडल वोल्टेज। ठीक है, जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 2 को यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, v नॉट cos ओमेगा टी प्लस जे v नॉट sin ओमेगा टी। देखो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो आपका ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, और ये दोनों पार्ट जो मिलकर के क्या बता रहे हैं कि वेक्टर जो वोल्टेज है जो वो किस तरह का ग्राफ बना रहा है, या तो साइनोसाइडल ग्राफ बनाता है या तो कोसाइनोसाइडल, यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रही है, उसको ये फंक्शन ये दिखा रहे हैं दोनों। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, सिमिलरली we can write the general form of the current। ऐसे हम लोग करंट के लिए लिख सकते हैं, गिवन एज, देखो कैसे, वेक्टर I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर j ओमेगा t। यहां पे एक चीज बदलती है, जो इसका एंगल है प्लस फाई, कुछ इस तरह से हो जाता है।
ठीक है, यही बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फाई फेज डिफरेंस आ जाता है। जरूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक साथ ही मैक्सिमम और मिनिमम हो। किसी भी सर्किट एलिमेंट या वोल्टेज, किसी भी सर्किट एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल टूल के लिए करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि एक ही साथ बढ़े और एक ही साथ घटे। उनके बीच में डिफरेंस भी हो सकता है बढ़ने और घटने के बीच में, वो चीज बताती है फाई। हियर फाई इज नोन एज फेज डिफरेंस। ठीक है, फाई को हम लोग फेज डिफरेंस बोलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फाई को हम लोग क्या बोल देंगे, फेज डिफरेंस। ठीक है, द डायग्राम ऑफ ए rotating voltage and current shown in the next page, या आप लोग लिखिएगा नीचे तो गिवन बिलो, हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, अगले पेज में हम बनाने जा रहे हैं। कैसे डायग्राम बनेगा देखो, 2D में सेलेक्ट करें इसको हम लोग और एक सर्किल ले लें। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया सर्किल। एक सर्किल आपकी ये हो गई और दूसरी सर्किल यहां पे बना ले। ठीक है, इसको यहां पे सेलेक्ट कर लें। देखो, दो तरह की सर्किल हमने बना ली है। यहां पे अब हम लोग एक्सिस बना लें, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, ये आपकी रियल एक्सिस हो गई जो इसके मिडिल से पास आउट होगी। ठीक है, और यहां पर ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। कुछ इस तरह से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। यही, इसी को हम लोग आगे बढ़ा दें। कुछ इस तरह से देखो, दो रोटेशंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे कोई वेक्टर दिखाना हुआ अगर आपको, तो वेक्टर कैसे दिखाओगे। वोल्टेज के लिए मान लेते हैं कोई वेक्टर वोल्टेज, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। देखो, ऐसे वोल्टेज रोटेट कर रहा है कि देखो ये है वेक्टर VT। ठीक है, ये आपका वोल्टेज वेक्टर VT है। किसी टाइम t पर एंगल इसका थीटा है, तो वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब देखो इसका आप ले सकते हैं एक्स एक्सिस पर या रियल एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन होगा और इमेजिनरी एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन होगा। ये दोनों बातें इस वोल्टेज के लिए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बताया था एंगल के साथ वाला जो होगा एक्सिस, उसमें कॉस थीटा आता है प्रोजेक्शन इसका। तो यहां पे जो होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू V0 है इसकी, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, V0 कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस यहां पर जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। देखो, कुछ ये वैल्यू आएगी वोल्टेज के लिए। नीचे हम लोग लिख सकते हैं, ये ग्राफ किसका है, रोटेटिंग वोल्टेज। ये ग्राफ आपका रोटेटिंग वोल्टेज या वोल्टेज वेक्टर का है। ठीक है, ये आपका हमने ग्राफ बनाया है वोल्टेज, रोटेटिंग वोल्टेज, जिसमें ये एक्सिस जो है आपकी इमेजिनरी एक्सिस है।
इमेजिनरी एक्सिस और ये वाली एक्सिस रियल एक्सिस है। ठीक है, एक साथ हमने कंबाइन करके बना दिया है। ये वाली एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, कुछ इस तरह से दोनों एक्सिस हमने बना दी हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन आप कुछ ऐसे करेंगे। रोटेशन कैसे हो रहा है, ये वोल्टेज लगातार ऐसे रोटेट कर रहा है इस प्लेन में सर्कुलरली। ठीक है, देखो एक बार डायरेक्शन पूरी की पूरी पॉजिटिव है, मिनिमम से शुरू होकर के मैक्सिमम तक जा रही है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मिनिमम से शुरू करके मैक्सिमम तक जा रहा है। यही तो ग्राफ ऐसे बनता है। जो ग्राफ बनता है एक बार पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये साइनोसाइडल ग्राफ कुछ इस तरह से। अगर कोसाइनोसाइडल है तो ग्राफ कैसे बनता है, देखो पॉजिटिव से शुरू होकर के कुछ इस तरह से, मैक्सिमम से शुरू होकर के मिनिमम। ठीक है, यहां पर इस एक्सिस के अबाउट में निगेटिव आता है, थोड़ा सा पीछे जा करके यहां जीरो से ही शुरू हो जाता है, वैल्यू जीरो पर। तो साइनोसाइडल को साइनोसाइडल जो ग्राफ है वो रोटेशनल वेक्टर या वेक्टर को रोटेट करता हुआ दिखाया जा सकता है। ठीक है, कोई स्केलर क्वांटिटी अगर साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल ग्राफ फॉलो कर रही है उसको एज अ रोटेटिंग वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भले ही वो स्केलर क्वांटिटी हो। ये ऐसा ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये सारे टूल्स इसीलिए हमने बताए हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी जो रोटेटिंग नेचर की होगी उसको हम लोग, जिसका ग्राफ साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल होगा, उसको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर यही चीज हम लोग करंट के लिए देखें। यहां पे ओमेगा टी था थीटा, यहां पे जो करंट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि जो उसका आप इक्वेशन देखेंगे I = I0 e⁻j ओमेगा टी प्लस फाई है। फाई का फेज डिफरेंस आ रहा, कई केसेस में फाई की वैल्यू जीरो होगी, जिसमें फाई की वैल्यू जीरो होगी उसमें वोल्टेज और करंट एक साथ चेंज करेंगे या एक साथ बदलेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे टूल्स लगेंगे, जैसे कैपेसिटर लग गया, इंडक्टर लग गया या रजिस्टर लग गया, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बदलती है। तो यहां पे देखो आपका थीटा जो है वो कंप्लीट ऐसे है, इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा, रियल और इमेजिनरी एक्सिस पर हम लोग ये वैल्यू बना रहे हैं। पर आप देखेंगे कि जब t = 0 है, यहां पे वोल्टेज जब t = 0 है तब क्या आ रहा है, कुछ इतना आया है V0 cos ओमेगा टी, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है वोल्टेज, लेकिन यहां पर जब t = 0 है तब जो करंट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, ऐसे, यानी टाइम जीरो हो जाए। यहां पे देखो हमने करंट को दिखा दिया है IT, टाइम t पर करंट, अगर इसको दिखाएं I करंट t = 0 पर। ठीक है, ये वोल्टेज V जो था वो टाइम t पर था, कुछ इस तरह से वोल्टेज V जो t = 0 पर कितना होगा, यहां पे t = 0 रख के देखो किसके बराबर हो जाएगा, V0 के बराबर हो जाएगा। t = 0 रख के देखो V0 के बराबर हो जाएगा, वही मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जो क्वांटिटी आएगी, यही बात यहां पे कही जा रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है देखा जा रहा है रियल एक्सिस पर जो वोल्टेज की वैल्यू वो घट रही है, इमेजिनरी एक्सिस पर वैल्यू बढ़ रही है। कुछ इस तरह से रोटेशनिंग वेक्टर वर्क करता है। Vt = 0 पर देखो इमेजिनरी एक्सिस पर कोई वोल्टेज ही नहीं है, केवल रियल एक्सिस पर पूरा कंप्लीट वोल्टेज है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये रोटेट कर रहा है इसी सर्किल के राउंड में, तो वेक्टर जैसे जैसे यहाँ पे जा रहा है उसका जो प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है वो जैसे यहाँ पे पहुंच गया तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से देखोगे, इमेजिनरी एक्सिस पे कुछ ना कुछ पार्ट पहुंच गया, और जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोजेक्शन इमेजिनरी एक्सिस पर पहुंचता चला जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा इमेजिनरी हो जाएगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका रोटेशन जो है कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पे देखो जब t = 0 है तब भी इसमें कुछ ना कुछ IT की वैल्यू है, यानी t = 0 पर
इसका कंप्लीट रियल एक्सिस पे वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ इमेजिनरी वैल्यू होगी, वो फाई एंगल डिसाइड करेगा। ये एंगल कौन सा एंगल डिसाइड करेगा? फाई, ठीक है, ये एंगल डिसाइड करेगा। t इक्वल टू 0 पर आई वाला जो एंगल बच रहा है यहाँ पे, ओमेगा टी तो हट जाएगा पर फाई बचेगा, ई आई नॉट जे फाई, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका करंट का रोटेटिंग वेक्टर हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ द करंट एंड वोल्टेजेस या रोटेटिंग वेक्टर। इनको थोड़ा सा हम लोग गाढ़ा कर लें। टाइम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ ए टाइम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या बातें लिखेंगे हम लोग। द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद the rotating vectors, the advantage of working with the rotating vectors arises mainly from the convenient expression for the differential coefficient and integral of a rotating vector with respect to time. From equation 5 पॉइंट यहां पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 आपकी क्या है? यार नाम ही नहीं दिया आपने, 2 है कि 3 है? 3 होगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 नाम दे दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 से हम लोग क्या करें, देखो ये कहने का मतलब क्या है इसका, द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद द रोटेटिंग वेक्टर्स अराइजेज मेनली फ्रॉम द कन्वेनिएंट एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एडवांटेज है वर्क करने का रोटेटिंग वेक्टर्स के साथ, ढेर सारे एडवांटेज लेके आता है, यानी बहुत ही आसानी होगी यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। फॉर द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कोफिशिएंट्स को लेकर के काफी आसान हो जाता है रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की वजह से। इसका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है। पर अदरवाइज कैसे डिफिकल्ट होता है ये बात हम लोग यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, कि अदरवाइज अगर हम लोग चर्चा करते, इसको एक्सप्लेन करते किस तरह से डिफिकल्टीज आती, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर आसानी हो रही है उसकी बात को जरूर बता रहे हैं कि क्यों रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में लिया गया इन सबको। ठीक है तो ये स्केलर क्वांटिटीज, पर इनको रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में
रिप्रेजेंट करके आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देख रहे हैं। देखो, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और इंटीग्रल कोफिशिएंट देखना होगा इक्वेशन 3 का, तो उसको डिफरेंशिएट करिए तो di/dt आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में ही बदल रही वैल्यू, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, इसको करिए, I0 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e⁻j⍵t+5 है, उसका जो होगा डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का वही रह जाता है। अब जो पावर है उसका करें एक्सपोनेंट का, तो j⍵t यहाँ पे इसी का हो सकता है, ये तो 0 हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा j⍵, तो वो j⍵ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें हम, j⍵I0 दिस पूरा का पूरा। और इसको कैसे लिख सकते हो, j⍵ इंटू वेक्टर I, देखो ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, यानी डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का, तो केवल j⍵ टर्म बाहर मल्टीप्लाई होकर के आ गया, वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वही की वही रह गई। ये एडवांटेज है। ठीक है, जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे कोफिशिएंट उसी के मल्टीपल में बाहर निकल आएगा, बस बहुत आसानी होगी। इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। और इसी तरह से इंटीग्रल करके देखिए, ऑन इंटीग्रेशन करके देखिए, वेक्टर I dt क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू रखिए, I0 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन तो वही रह जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, और जो पावर रहती है वो डिवाइड में चली जाती है, ये भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर I/j⍵, यहां मल्टीप्लाई में जा रहा है, यहां डिवाइड में जा रहा है, यही फर्क आ रहा है बस। देखो कितना आसान हो गया। अगर ये दोनों बातें पता है, किसी भी रोटेटिंग वेक्टर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करने में कोफिशिएंट जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ रही है और इंटीग्रेट करने में डिवाइड में जा रही है, तो हम लोग आसानी से उसको कितनी बार इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आए बार बार करना नहीं पड़ेगा या घबराना नहीं पड़ेगा। ये बात अगर दिमाग में है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी तरह से तेजी से। तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा, अभी यूज आएगा इनका। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो किसी सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मेनली 2 3 4 5, कौन कौन से, रजिस्टिव या रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, इस तरह से एलिमेंट। उसमें मेन एलिमेंट 3 होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये 3 एलिमेंट मेन होते हैं, पर हम लोग इनको प्योर फॉर्म में कभी भी कंसीडर नहीं कर पा सकते हैं आइडियली, लेकिन यहाँ पे थियोरी के केस में प्योरली हम लोग मान के चलते हैं। कोई भी रजिस्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन कैपेसिटर का और इंडक्टर का होगा, कोई भी इंडक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन कैपेसिटर का और रजिस्टर का होगा, क्योंकि बिना किसी वायर के, बिना किसी मेटेलिक वायर के आप बना ही नहीं सकते कोई इंडक्टर। तो कोई इंडक्टर बनाएंगे, इसको लैमिनेट करेंगे या वाउंड करेंगे किसी भी फ्रेम पर, ऐसे ही तो इंडक्टर होता है। तो देखो, 2 जो लूप हैं, इसके 2 लूप के बीच में एयर की तरह कुछ कांस्टेंट मटेरियल भरा हुआ है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K=1 होता है एयर के लिए, वो है, और इसका कुछ ना कुछ अपना एरिया है। तो ये 2 क्या करेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क कर देंगे, यानी इसमें कैपेसिटर होगा। ये बात हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। इसी तरह से जिस मेटल से बना होगा उसका कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी इसमें है ही, तो तीनों हो गए इसमें। इसी तरह से कैपेसिटर में भी यही हाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्योर फॉर्म में तो नहीं होता, पर सर्किट में एनालिसिस के लिए हम लोग प्योरली अलग अलग एनालिसिस कर ले हैं, ताकि जब एक साथ एनालिसिस हो तो वो बात समझ में आए। नहीं तो एक साथ एनालिसिस यहाँ पे बताई जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। अलग अलग इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि पहले एक एक करके देखेंगे, तभी हम लोग पूरी सर्किट की चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, तो एसी या एनालिसिस ऑफ
देखिए एसी हमने लिख दिया। एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, ये बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग सर्किट से यहां पे ए हेडिंग डाल रहे हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें प्योर रेजिस्टेंस हो। ठीक है, द सर्किट डायग्राम, द सर्किट डायग्राम the circuit diagram is shown as below। अब सर्किट डायग्राम में जो बातें होंगी उन बातों को आप लिखना सीखिएगा खुद बना करके, क्या क्या एलिमेंट जुड़े हैं ये जरूर लिखना एग्जाम में। सर्किट को एक्सप्लेन करना बेहद जरूरी है पर हम नहीं करेंगे, यहाँ आपको करना होगा खुद ही। ठीक है, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा, इसके बारे में लिखना। ठीक है, और एक कोई वोल्टेज या करंट सोर्स ऐड होगा। वोल्टेज या करंट सोर्स में अंतर केवल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का था। दोनों ही, कोई वोल्टेज, स्पेशल वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं होता है। ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स है वही करंट सोर्स का भी वर्क करेगा और वही वोल्टेज सोर्स का भी वर्क करेगा, यानी कोई भी सोर्स वोल्टेज या करंट सोर्स स्पेशली नहीं होता है। लेकिन जब उनको हम लोग वोल्टेज सोर्स के रूप में के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसी की बात की जाएगी, वो कैसी है। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे सीरीज ऑर्डर में ऐड हो जाता है। पर जब करंट के फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलली रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को सर्किट के। ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार हम चेक कर ले जो हम बात बता रहे हैं आपको सही बता रहे हैं कि उल्टा बता दिए हैं, क्योंकि दिमाग से उतर जाता है कई बार बातें। ठीक है, बातें हमने सही बताई हुई हैं, ध्यान रखिएगा। कोई वोल्टेज सोर्स की तरह इस्तेमाल होगा तो जो इंपीडेंस या रेजिस्टेंस होगा इंटरनल उसका इसके सीरीज में ऐड होगा, और कोई प्योरली करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल होगा तो उसमें पैरेलली, इस सर्किट के पैरेलली एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसी सोर्स के। तो कोई भी अलग अलग सोर्सेज नहीं होते हैं, वो वैल्यू जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं, बस रिप्रेजेंट करने के तरीके और कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। तो सर्किट के बारे में आप क्या लिखेंगे, कंसीडर ohm of resistance capital R is connected to a voltage source whose voltage is Vt, time dependent voltage, and the current flowing in this circuit is It, टाइम डिपेंडेंट करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से आई बनाएं। ये बातें हम लिख लेंगे, सिंपल सी है। नाउ बाय किरचॉफ लॉ, नाउ बाय किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि छोटे सर्किट में जरूरी नहीं है लगाएं, पर बड़े सर्किट में इस्तेमाल होने में आसानी होती है उसके कैलकुलेशन में करंट या वोल्टेज के। यहाँ पे देखो Vt इक्वल टू IT इंटू आर। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, अक्रॉस ए क्लोज लूप या क्लोज सर्किट द टोटल सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज जीरो। तो यहां से करंट जा रही, जिस टर्मिनल से इंटर करती है वो टर्मिनल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, IT इंटू आर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस Vt इक्वल टू जीरो, Vt इक्वल टू IT इंटू आर। ये बात लिखी जा सकती है इस सर्किट के लिए। ठीक है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज,
if the applied voltage has a sinusoidal form, if applied voltage has a sinusoidal form, that is Vt is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो इस तरह का फॉर्म है वोल्टेज का, साइन ओमेगा टी या साइनोसाइडल फॉर्म का, तो करंट यहां से कैसे आएगी? आई टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपान कैपिटल आर। वी नॉट बाई आर को मैक्सिमम करंट अगर हम लोग बोल दें तो आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी। ठीक है, हियर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम करंट, ये बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे लिखो हियर वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट या कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो यहीं पे मॉडिफिकेशन की जा रही थोड़ी सी, कैन बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड का मतलब एक अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इमेजिनरी पार्ट, एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, पार्ट्स ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर्स। वी नॉट रोटेटिंग वेक्टर्स कैसे था? वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। देखो यहां पे जो वी नॉट और आई टी, वी टी और आई टी है, इनको हम लोग, इसके जो पार्ट है आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी, इनको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये कुछ इस तरह से। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वही तो है ये दोनों वैल्यूज। इस वेक्टर का जो इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा उसी तरह से इसको भी लिखा जाएगा। 10 वीटी जो होगा कैसे लिखा जाएगा? इमेजिनरी यानी आई एम ऑफ द वेक्टर वी, ध्यान दीजिएगा, या आई एम ऑफ द वेक्टर वी क्या है? वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ये हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से करंट को भी लिख सकते हो, आई टी को आई एम ऑफ द करंट वेक्टर या इमेजिनरी ऑफ द आई नॉट। यहां पे फाई क्यों नहीं लिए हम लोग? देखो, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है। करंट का भी फॉर्मेट ऐसे आ गया, वोल्टेज का भी आ गया, कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसलिए हमने करंट में फेज डिफरेंस नहीं लिया। वैसे ले लेते, वैल्यू 0 बता देते अगर लेना होता। ठीक है, नाउ इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, यहां पर देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप कैसे लिख सकते हो? वी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर। वी टी क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ वोल्टेज। ठीक है,
और करंट कैसे लिख दी जाएगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ करंट, केवल इसका इमेजिनरी पार्ट इस्तेमाल हो रहा है इनटू आर, इसका केवल इमेजिनरी पार्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोई फॉर्मेट में बदलाव दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बदली जा रही है केवल एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए ये तो हो गया इक्वेशन 1 जब हमने वोल्टेज को साइनोसाइडल फॉर्मेट दिया था। ठीक है, नाउ इफ वी टेक वोल्टेज Vt टू बी कोसाइनोसाइडल, अगर ये कोसाइनोसाइडल फॉर्म का हुआ तो टू बी कोसाइनोसाइडल फॉर्म, देन Vt को कैसे लिख सकते हो, वेक्टर मत लगाइएगा अभी। Vt को लिख सकते हैं हम लोग V0 cos ओमेगा टी, और इसको रियल पार्ट ऑफ वेक्टर V लिख सकते हैं। इस वेक्टर V का जो रियल पार्ट होगा वही तो होगा ये। और इसी तरह से करंट IT जो होगी वो I0 cos ओमेगा टी आएगी, इसको भी रियल पार्ट ऑफ करंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी। नाउ इन दिस केस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देखो इस केस में इक्वेशन 1 अब क्या होगी, हमने दोनों फॉर्मेट ले लिया, एक बार साइनोसाइडल लेकर के देखा, एक बार कोसाइनोसाइडल। तो इक्वेशन 1 कैसे लिखी जाएगी, देखो रियल पार्ट ऑफ वोल्टेज वेक्टर V इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ करंट I इंटू R। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचे थे 4, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको आप ब्रेक करके उस फॉर्मेट में लिखिएगा कास और साइन के फॉर्मेट में, तो इसी तरह से इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों अलग अलग होकर के आ जाएंगे, वो वैल्यू समझ में आ जाएगी कैसे लिखी जा रही है। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग द इक्वेशन 4 and 5 we get इक्वेशन 4 and 5 को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड के साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वेक्टर V एंड रियल पार्ट ऑफ द वेक्टर V, टोटल मिलके क्या बनाएगा, टोटल वेक्टर V। इसी तरह से कैपिटल R तो कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वेक्टर I एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ वेक्टर I मिलकर के वेक्टर I बना देगा। यानी जब इसको और इंटू R ऐसे रहेगा, जब इसको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के रिप्रेजेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब जो ओम्स लॉ है या जो सर्किट का रोटेटिंग वेक्टर V और I है, ये वही रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, विच इज नोन एज वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, को वेक्टर फॉर्म कहते हैं, द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, here we observe that the equations hold good if scalar voltages and
इफ स्केलर voltages and current and currents are replaced by corresponding वेक्टर्स। यानी अगर हम स्केलर वोल्टेज या स्केलर करंट को करस्पॉन्डिंग वेक्टर के फॉर्म में कर दें तो कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होल्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा था वैसे स्केलर फॉर्म में। अब आगे की एनालिसिस में हम लोग ये डायरेक्टली कर देंगे, ये पार्ट समझाएंगे नहीं बार बार कि कैसे हो रहा है। जहां स्केलर दिखेगा वहां वेक्टर लिख लेंगे और जहां वेक्टर वहां स्केलर कर देंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। आप समझिएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये बात यहाँ शुरू में ही बता दी जा रही है। ठीक है, अब आ जाइए नाउ फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए 6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू आर। इसका फॉर्मेट कैसा था, V नॉट ई टू दी पावर j ओमेगा टी इक्वल टू I नॉट ई टू दी पावर j ओमेगा टी इंटू आर। इस फॉर्मेट का है ये। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखो a vector diagram showing the positions and magnitude of the voltage and current of the voltage and current are shown in the figure। ठीक है, देखो वेक्टर डायग्राम कैसे है। सबसे पहले रियल और इमेजिनरी एक्सिस बनाओ। कैसे बनाओगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहां पर वोल्टेज और करंट दिखाना है अगर आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल बना लें। कुछ ऐसी। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखें नाम इमेजिनरी एक्सिस
यहाँ पर रियल एक्सिस, यहाँ पे देखो जो फॉर्मेट हमारा वोल्टेज का होगा, मान लेते हैं ये वोल्टेज का हमने वेक्टर वी लिखा है टाइम डिपेंडेंट, वही फॉर्मेट हमारा करंट का भी आया है। एंगल जो है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ही है, ठीक है। यानी टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज और टाइम डिपेंडेंट करंट का जो वेक्टर है उसी तरह से रोटेट कर रहा है। इनके फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं आई है। इस इक्वेशन की मदद से देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 7 से, जैसे जैसे वोल्टेज बदल रहा है वैसे वैसे करंट भी बदल रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दोनों की वैल्यू जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो दोनों की वैल्यू अपने अपने समय पर मैक्सिमम है, ठीक है। यानी एक ही साथ दोनों वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, दोनों वैल्यू मिनिमम हो रही है। ये बात इस रोटेटिंग वेक्टर की मदद से दिखती नहीं है ठीक से। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल ग्राफ, तब ये बात आसानी से दिख जाती है, ठीक है। ये बात इस तरह से दिखती नहीं है, लेकिन जब हम इसको साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब दिख जाती है, ठीक है। इसको वो लिखिएगा वेक्टर डायग्राम ऑफ द वेक्टर डायग्राम। अच्छा, पिछले केसेस में हमने जो पढ़ाया होगा उसमें नीचे ग्राफ के बारे में कुछ लिखा नहीं होगा, तो आप जो चीज बनाई गई है उसी के बारे में लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, मुझे दिमाग से शायद उतर गया कई बार। फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये बात लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो टीचर को खुश करती हैं ताकि आप ठीक ठाक नंबर पाएं। अगर वो देखेंगे, कहेंगे ग्राफ के बारे में या कोई भी फिगर के बारे में आपने कुछ लिखा कि नहीं, बताया कि नहीं, वो क्या है, किसके लिए है, ये बेहद जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना हुआ, नाउ ग्राफ ऑफ द साइनोसाइडल form of the voltage and current given as, देखिए कुछ इस तरह से रियल और इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग या तो इसका रियल पार्ट ले लें या इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, और यहाँ पर हम लोग साइनोसाइडल फॉर्म ले रहे हैं तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं। यानी कि जो Vt है वो कैसा होगा, V0 साइन ओमेगा टी, और जो करंट IT है, यहाँ पे वेक्टर हटा दीजिएगा क्योंकि हम लोग केवल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। ये है I0 साइन ओमेगा टी। इसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए आप देखेंगे VT IT है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा फेज में, एंगल उसी तरह बदलेगा। तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो देखो कैसे करोगे। पहले हम वोल्टेज दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड वगैरह बदलेगा नहीं, जो एम्पलीट्यूड है इसका वो फिक्स होगा। ये है V0 और ये एम्पलीट्यूड है -V0, ठीक है। इस एक्सिस पर आपका टाइम बदल रहा है और इस एक्सिस पर मैग्नीट्यूड्स बदल रहे हैं वोल्टेज और करंट के, ठीक है।
ये बात है, यहाँ पर 0 0 है। अब करंट का अगर बनाओ, देखो एक साथ ही बढ़ रहे हैं, एक साथ ही घट रहे हैं, पर पीक वैल्यू जरूरी नहीं है कि मैच करे, इसीलिए करंट में वैल्यू थोड़ी छोटी करके दिखाई जाती। क्यों दिखाई जाती? क्योंकि आर से डिवाइड किया जाता है वोल्टेज में। तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं इसको, देखो ये करंट दिखाई जा रही, पर वैल्यू एक साथ ही बदल रही है, घट बढ़ रही है एक साथ ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू इसकी। ठीक है, और ये जो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस आई नॉट। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा कैसे की जा रही हैं और क्यों की जा रही हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये वोल्टेज के लिए है, VT इक्वल टू और जो डॉटेड लाइन है वो करंट के लिए है। ठीक है, जो बात यहाँ पे लिखी गई है उसको नीचे हमने फिर से लिख दिया। इसके बारे में लिखेंगे तो करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये बात लिखिएगा, करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म, ये वोल्टेज है, वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये जो मैं लिख रहा हूँ PURI से वैल्यू जगह कम है यहाँ पे, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ये इस ग्राफ के बारे में है, और ये वेक्टर नोटेशन है, ये वेव फॉर्म है इसका, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पर ये वेक्टर डायग्राम है और ये वेव फॉर्म है। ठीक है, इतनी बातें हैं यहाँ पे। अब दूसरी चर्चा हम लोग करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है, अगला लेक्चर हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।